वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तक इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक सवाल किया था सिटी साहब से कि इस वर्डिक्ट का, इस फैसले का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है। अभी तक सिटी साहब ने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। मैं आपके पुरजोर इसरार पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी, मुझे पता है कि आप भी ये जवाब लेना चाहते हैं। सिटी साहब मुझे बताएं, अब मैं आपको लीडिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। बीइंग अ लॉयर मुझे सिखाया गया था कि लीडिंग क्वेश्चन कभी नहीं लेना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, इस वर्डिक्ट का? वो देखिए कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। जाहिर है, देखिए नवाज शरीफ साहब की हिमायत से चीफ जस्टिस साहब रिस्टोर हुए और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब मिड टर्म इलेक्शन भी चाहते हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, लेट इलेक्शन नहीं चाहते। और मेरा ख्याल है अब मुस्लिम लीग की तरफ से तो बयान आने शुरू हो गए हैं ना कि मिड टर्म इलेक्शन की बात शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा है ऐसे कि ये गवर्नमेंट जो जरदारी साहब की है ये अब जा रही है। तो अगर जरदारी साहब की गवर्नमेंट जाती है और नए इलेक्शन होते हैं और उसमें नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा नवाज शरीफ साहब को। यानी कि आप क्या कहें कि नवाज शरीफ साहब को भी बेनिफिशरीज के हैं ठीक ठाक किस्म। मगर अच्छा, मगर है इसमें? हर चीज में दो बातें होती हैं साहब, हर चीज। अब इसमें दूसरी बात क्या, दूसरा बेनिफिशरी कौन है? मुझे बेनिफिशरी नहीं, देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब कल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और वो चीफ जस्टिस साहब जिस मूड में है, चीफ जस्टिस साहब, आजाद अदलिया, नो करप्शन, गुड गवर्नेंस, यही चाहते हैं ना चीफ जस्टिस साहब, जो आवाम की ख्वाहिश, जो आवाम की आवाज, चीफ जस्टिस साहब उसी को इजहार कर रहे हैं। तो क्या अगली हुकूमत कर पाएगी? और क्या ये तो नहीं होगा कि अगली हुकूमत को भी तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर्स, एक तरफ हम कहते हैं पार्लियामेंट को सुप्रीम करना है, यही कह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब कि पार्लियामेंट को सुप्रीम किया जाए, मतलब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर शुड बी ऑल पावरफुल। तो यहां तो आपने देखा पहले प्राइम मिनिस्टर की पावर के रास्ते में एक प्रेसिडेंसी खड़ी थी, वहां से रास्ता खत्म किया, जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी को अंडरमाइन करके सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर साहब में आए। मगर वो जमाने तो गए जब सैफुर रहमान साहब एक जज, हाई कोर्ट के जज को फोन करके कहते थे कि ये जजमेंट कर दो और वो जमाने गए जब जरदारी साहब डोगर साहब को कहते थे ऐसे कर दो। तो अब तो नए जमाने आ गए ना। तो क्या फिर उस वक्त पूछेंगे हम कि नवाज शरीफ साहब का फायदा हुआ, कितना हुआ और नुकसान क्या हुआ? कि मुश्किल जमाने है ना। वैसे भी वो आपको पता है वो कुछ केसेस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के नाम भी, वो लेबिया पेपर। आप अगर मेरे से पूछें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसले किए हैं, अब आगे क्या एजेंडा है या होना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि ये एक फैसला एक पार्टी के खिलाफ हुआ या एक ग्रोह के खिलाफ हुआ या एक किस्म के लोगों के खिलाफ हुआ, क्योंकि आप खुद ही कहते रहते हैं सारा वक्त इस हमाम में हम सब नंगे हैं, तो बाकी जो नंगे हैं वो कहाँ हैं? और वो लिस्ट है पूरी, यानी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इस हमाम में नंगी नहीं है, बाकी भी नंगे हैं। अरे भाई, ये एक एनआरओ तो कानूनी तौर पे एनआरओ था, बहुत से वो जो अनरिटन एनआरओ हैं, अनरिटन एनआरओ भी तो हैं, और उस पीपल्स पार्टी उसकी बात भी करेगी। और फिर और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है कि आगे चीफ जस्टिस साहब ने क्या क्या, उनके आगे चीजें आएंगी और वहां क्या तवक्को होगी आपकी, मेरी, अवाम की। सेठी साहब, उसके ऊपर तो एक लंबी डिस्कशन चाहिए हमें। 62 और 63, आर्टिकल 62 और 63 की बात हमने पिछले चंक में की और आपने कहा, आपने बड़ा जोर देके कहा और मैं चाह रहा था आप ही कहें, अनसाउंड माइंड के ऊपर। आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी एक स्विस कोर्ट में भिजवाया था कि उनका भी कोई अनसाउंड माइंड है या नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आज आप और मैं यहाँ फैसला कर लें कि कल जो पिटिशन आएगी जरदारी साहब की छुट्टी कराने की, वो आप और मैं ड्राफ्ट कर रहे हैं? मतलब है आपने वो 62 और 63 की भी मेरे से बात करवा दी और अब आप आ रहे हैं वो 63 में जो अनसाउंड माइंड की जो बात, तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं साहब, ये फैक्चुअली गलत है तो आप कह रहे हैं? सही है, ये बिल्कुल सही बात की आपने। स्विस कोर्ट के अंदर एक स्टेज ऐसी आई थी जबकि स्विस मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि जरदारी साहब को और मोहतरमा को खुद पेश होना होगा, और उस वक्त एक एप्लीकेशन आई थी जरदारी साहब की तरफ से कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं न्यूयॉर्क में हूं, मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, और उसकी वजह एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया था, जो उस अदालत का रिकॉर्ड में है और गालिबन हमारी नैब के पास भी होगा, और गालिबन जो पिटिशन आएगी उसके साथ आप देखिएगा वो भी एक साथ लगा होगा, क्लिप किया होगा। उसमें ये बात कही गई थी कि शायद वो परेशान है जरदारी साहब, क्योंकि जेल 8 साल काटी है और तकलीफ हुई बहुत सी और जहन की परेशानी है, किसी किस्म की जहनियत की बात
है उसके अंदर कि उनको परेशानी है तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उसको अनसाउंड माइंड के तौर पे तो कंस्ट्रू वो किया जा अगर आप सकता है, अब उसको अगर आप लेके आगे चलें तो आपके वकील तो आप जानते ही हैं, बात यहाँ से शुरू करके कहाँ बना देते हैं, छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। तो पहाड़ बनाने वाले भी मौजूद हैं और पहाड़ चढ़ने वाले भी मौजूद हैं। सेठी साहब, एक बिल्कुल लास्ट मिनट है, इस हुकूमत की फिर वही बात होती है कि हम तो एक फैक्चुअली बात करें, क्या ये नाअहली नहीं है कि आप बाबर अवान साहब को एलिवेट करते हैं, उन्हें लॉ मिनिस्ट्री भी दे देते हैं, जबकि उनको नैब ने ऑलरेडी बुलाया हुआ है हारिस स्टील मिल केस के अंदर, उनको बुलाया गया है नैब की तरफ से और नैब लॉ मिनिस्ट्री के नीचे आती है। देखिए, ये इस तरह के फैसले क्यों? बाबर अवान के ऊपर कोई एनआरओ केस नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक इल्जाम है, जिसकी मेरा ख्याल है प्रूफ देना बहुत मुश्किल होगा। अब आप देखिए, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त एतजाज एहसन के ऊपर भी इल्जाम लग गया ना। जी हाँ, बिल्कुल लग गया। 3 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लगा। उन्हीं साहब ने लगाया जिन्होंने बाबर अवान के ऊपर लगाया, मेरा गालबन उन्हीं ने इनके ऊपर लगाया, या वो शायद कहते हैं मेरा नाम डलवाया गया है उसमें, तो था नहीं इनिशियली। तो ये अगर बाबर अवान के साथ एक रवैया इख्तियार किया गया और एतजाज एहसन साहब के साथ दूसरा रवैया इख्तियार किया गया तो वो भी प्रॉब्लम लगेगा ना। तो मैं ये समझता हूँ ये बात आगे नहीं जाएगी। अगर एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि 1.5 करोड़ लिया है, 3 नहीं लिया, तो खत्म हो गया। उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाना चाहिए था। तो लॉ मिनिस्टर देखिए, अब पीपल्स पार्टी का हाल देखे ना, वो एनआरओ उनको घेरे में आ गए हैं, वो बंदा उनको मिल नहीं रहा है। वैसे बाबर अवान वकील अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट, पहले दिन ही बनाना चाहिए था बहुत, लेकिन पहले दिन बनाते ना। आज जब ये हालात है तो क्यों बनाया? तो अब और बंदा नहीं ना मिल रहा उनको, तो बाबर अवान को बनाना पड़ा। और बाबर अवान दलेर आदमी है, जम के बात करेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या इस हुकूमत ने जम के लड़ाई करनी है या सेठी साहब इसके ऊपर लेट के ही निकल जाना है यहाँ से। सेठी साहब, ये लेट के निकलना है, यानी इसके ऊपर आप जरा तैयारी करके आइएगा, क्योंकि कल आपसे इसके ऊपर मजीद सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ये है कि कल हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। जी हाँ, पोस्ट एनआरओ क्या होगा, किस किस का किला ठोकेगा। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो तज्जिया था सेठी साहब का आपने वो भी सुना। बहुत सी बातों के ऊपर सेठी साहब का ख्याल ये भी है कि हमने शायद वो डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है वो खुद ही ड्राफ्ट कर दी है। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स तक जो है, फैक्ट्स तक बात जो है वो आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।